नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 अप्रैल 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज की। एक आर्टिकल है जो कि सिविलियन मैसेक्री इन बुचा। ये देखो, यूक्रेन की एक सिटी है कीव के पास में, वहाँ पर इस तरीके से सिविलियंस की डेड बॉडीज़ नोटिस की गई है। तो ऐसे में इसको लेकर के ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है रशिया का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे, फिर बाद में बची हुई कुछ न्यूज़ हैं उनको देखेंगे। तो आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की, उन्होंने रशियन ट्रूप्स को अक्यूज्ड किया है। दैट मीन्स उन पे क्वेश्चन मार्क लगाया है कि उन्होंने किस तरीके से बुचा, जो एक सिटी है यूक्रेन में कीव के पास में, बोलो वहाँ पर एक टेरिबल वॉर क्राइम कमिट किया है इन लोगों ने। बोले ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में फर्स्ट टाइम है कि जब इस तरीके से जो इनोसेंट सिविलियंस है उनको भी मौत के घाट उतारा गया है। ठीक है, तो अभी तक वैसा देखा जाए तो लगभग 410 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। ठीक है, और कीव के पास आसपास के जो टाउन्स हैं उनमें, और जिसमें रशिया और यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो लगातार अभी भी कॉन्फ्रंटेशन में लगातार लड़ी हुई आमने सामने खड़ी हैं। ठीक है, फरवरी 27 से जब से इन्वेड किया है रशिया ने तब से। तो देखो, ये मैसेक्री जो है बुचा में, इसको कंपेयर किससे किया जा रहा है? बेसिकली सैटेलाइट से कुछ इमेजेस ली गई, फिर उसके बाद में इमेजेस ग्राउंड लेवल पे डिस्कवर की गई, तो पता पड़ा कि वाकई में कितना ज़्यादा एक ये ग्रेव इशू है। देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे बैटल ऑफ कीव, फर्स्ट बैटल ऑफ कीव, जिसमें हिटलर ने अपनी फोर्सेस भेजी थी। ठीक है, हिटलर ने, आपको पता है, चारों तरफ अपना फुल फ्लेजेड वॉर ओपन कर दिया था। वैसे तो उस टाइम पे स्टालिन के साथ में हिटलर ने एक एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई पोलैंड पे मैं अटैक करूंगा और उसके दो पार्ट्स कर लिए जाएंगे, तो एक पार्ट तो तू रख लेना, एक पार्ट मैं रख लूँगा। तो स्टालिन से ये एग्रीमेंट हुआ कि पोलैंड पे अटैक करने के बाद में रशिया या यूएसएसआर उस टाइम पर कोई अटैक या जवाब नहीं देगा। किसको? हिटलर को। बस एग्रीमेंट इतना ही था, पोलैंड के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे और डिवाइड कर लेंगे। इसके बदले में स्टालिन ने ये कह दिया, ठीक है अटैक कर लेना, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिटलर ने अटैक पोलैंड पे किया, उसी टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। फिर उसके बाद में यूके, फ्रांस, इनको सब पता ही आपको, बहुत बुरे तरीके से रौंद दिया था। ठीक है, हिटलर ने। फिर उसके बाद में हिटलर ने जो सबसे बड़ी गलती की, उन गलतियों में से एक, सब जितनी भी बड़ी बड़ी गलतियाँ थी उनमें से एक गलती ये थी कि हिटलर ने अटैक कर दिया रशिया पे ही, जिसके साथ में एग्रीमेंट किया था ना सबसे पहले, उसी पर अटैक कर दिया। और वहाँ से फिर बाद में रिवर्ट मिलना शुरू हुआ। तो ऐसा रिवर्ट मिला कि जर्मनी तक रशियन रेड आर्मी पहुँच गई थी। ठीक है, तो हिटलर ने जो ऑपरेशन कंडक्ट किया था ना, इधर रशिया की तरफ अटैक करता हुआ यूएसएसआर की तरफ, उसको बोला गया था ऑपरेशन बारबरोसा। ठीक है, जो कि जून 1941 में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ कीव ये 1943 में हुआ था। उस टाइम पर रशियन रेड आर्मी जो थी उसने जर्मन फोर्सेस को लगातार पुश बैक कर दिया, और यह शुरुआत भी यूक्रेन से ही हुई थी। ये वो टाइम था जब हिटलर ने यूक्रेन के कुछ बहुत सारे सिविलियंस को मारा था, और वो बाद में डिस्कवरीज में मिली थी उनकी डेड बॉडीज़। बोला ऐसा ही कुछ इंसिडेंट अभी देखने को मिल रहा है। और वो सिटी, ये बुचा जो है ना, इस सिटी में हिटलर ने भी किलिंग करवाई थी सिविलियंस की, और वहाँ पर भी करवाई है। और बुचा में जो किलिंग करवाई थी, उस किलिंग को आप इस तरीके से भी लिंक कर सकते हो कि हिटलर ने जो हॉलोकॉस्ट किया था, कि जो ज्यूज़ थे, यहूदी थे, उन लोगों को जिस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जा करके जहरीली गैसें दे करके मरवाया था, लगभग 15 लाख लोगों की डेथ हुई थी उसमें भी। ठीक है, तो जो ये इंसिडेंट था, ये एक तरीके का बहुत मास किलिंग बोली गई। मास किलिंग को क्या बोला जाता है? जेनोसाइड। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन अभी यहाँ पर भी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क में आ रही है कि भाई ये जो बुचा में जो अभी सिविलियंस की डेड बॉडीज़ मिली हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइन्स पे, तो बोलो वो एक जेनोसाइड है या एक इसको वॉर क्राइम ही कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक तो ये मैप देख लो ज़रूर से, कि ये देखो कीव है, कीव के पास में यहीं पे बुचा लोकेटेड है। बाकी खारकीव ये रहा, मॉरिपोल, ओडेसा, सुमी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। बाकी पड़ोसी देशों की बात कर लो, यूक्रेन, ये वाला क्रीम या तो देखो टेक ओवर ऑलरेडी रशिया कर ही चुका है। ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजोव है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ कर्च। इसके अलावा यहाँ पर रशिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, मोल्डोवा ये कंट्री है बीच में, और यहाँ पर रोमेनिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो हमें देखने थे। ठीक है,
अब देखते हैं कि भाई ये जेनोसाइड था या वॉर क्राइम, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो, वर्ल्ड के जो डिफरेंट लीडर्स हैं, जिनमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, उन्होंने तो लगातार ही इन एट्रोसिटीज़ को कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज़ किया है। इवन अब की बार इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे तो इंडिया ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है, या फिर जो न्यूट्रल स्टैंड है उससे थोड़ा सा साइड लाइन अपनी पकड़ी है। वो क्या, फ्रंट पेज पे न्यूज़ भी है ये, कि जैसे ही ये वॉर क्राइम्स की ये जो इमेजेस इस तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर हुई, तो इंडिया की तरफ से भी यही आया कि बोले इस तरीके से इनोसेंट सिविलियंस को भी अगर मारा गया है तो बोले ये तो वाकई में निंदनीय है। कंडेम करता है इंडिया इस चीज़ को, और इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और इंडिया ने ये भी सपोर्ट किया कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वाकई में इतनी सारी ये जो सिविलियंस की जो डेथ हुई है इसके पीछे हाथ किसका है और कैसे ये हुआ है। देखो, एक तो होता है क्या वॉर क्राइम, की लड़ाई के बीच में सिविलियंस की डेथ हो जाए। एक होता है जेनोसाइड, जिसमें जानबूझ करके एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिशें की जाती हैं। ठीक है, मतलब आप देखो जेनोसाइड के लिए क्या डेफिनेशन दी हुई है। जेनोसाइड कन्वेंशन है 1948, दिसंबर 1948 का। उसमें ये कि आप इंटेंशनली अगर कोई भी देश का रूलर या फिर किसी दूसरे देश के जो रूलर हैं वो किसी एक कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, एक नेशनल कम्युनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, एथनिकल अटैक हो सकता है, रेशियल अटैक हो सकता है, या किसी रिलीजियस ग्रुप को बिल्कुल ख़त्म करने की बात की जाए तो उसको जेनोसाइड बोला जाएगा। और जेनोसाइड है ना, वो इस जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ दिसंबर 1948, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही कन्वेंशन है, उसके तहत इसको ग्रेवेस्ट ऑफ ऑल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना गया है। मतलब जेनोसाइड से बुरा कोई और क्राइम नहीं हो सकता अगर हम ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फिर बात आती है वॉर क्राइम्स की, तो देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो क्रिटिसिज्म अभी रशिया का किया जा रहा है उसमें बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है। जैसे कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या कहा, बोला व्लादिमीर पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं, इन्होंने जितना एक तरीके से इनोसेंट लोगों को मारा है बहुत ही गलत किया है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में अभी ये पहली ऐसे सिचुएशन निकल के आ रही है जिसमें एक वॉर के टाइम पे इस तरीके से ज़्यादातर जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनकी डेथ हुई है, और इसमें भी डेलिब्रेटेड टारगेट है। फिर देखो बात यह डेलिब्रेटेड मतलब सोचा समझा हुआ टारगेट करना। फिर बात यह आ जाती है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैग में लोकेटेड है, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। तो हम यहाँ पर आईसीसी की बात कर रहे हैं। वैसे मैंने ये डिफरेंस जो है ना आईसीसी और आईसीजे, इन दोनों का डिफरेंस को मैंने शेयर किया था। आज फिर से मैं उसके लिंक को हाईलाइट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लेना आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप उस डिफरेंस को अच्छे से समझ लेना कि आईसीजे है वो तो देखो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है एक तरीके से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ही एक एजेंसी है। जबकि दूसरी तरफ आईसीसी है, ये अभी 2004 के लगभग ये स्टैब्लिश हुआ था एक एग्रीमेंट की बेसिस पे। तो आईसीसी का क्या है, रशिया अभी तक मेंबर नहीं है, तो ऐसे में आईसीसी अपनी तरफ से कोई ऑर्डर दे इन्वेस्टिगेशन के लिए और उन चीज़ों को रशिया एक्सेप्ट करे, ये लगता नहीं है। क्योंकि कॉपरेट करने में सीधी सी बात है, रशिया एक ही बात बोलेगा कि हम मेंबर ही नहीं हैं आपके, आप हमें कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, हमारे खिलाफ में आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगी। और एक आईसीसी के बारे में आप पढ़ लोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंस आईसीसी और आईसीजे के बारे में आपको देखना ही है। साथ में ये भी आप याद रखोगे जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 यूनाइटेड नेशन की ही है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि अलग अलग लीडर्स ने अपने हिसाब से इसको जेनोसाइड भी बोला है, कुछ ने वॉर क्राइम भी बोला है। अब सवाल ये है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तब जा कर के पता पड़ेगा कि वाकई में ये जेनोसाइड है या नहीं। जब बात आए जेनोसाइड दैट मीन्स नरसंहार, इस तरीके की सिचुएशन में एक तो हॉलोकॉस्ट की बात आ जाती है उसी टाइम पे, ठीक है। 6 मिलियन ज्यूज़ को एक्सटर्मिनेट किया गया था अलग अलग सेगमेंट्स में। ओवरऑल वैसे 15 लाख वैसे थे, टोटल 60 लाख लोगों की लगभग डेथ हुई थी, ठीक है। इसके आगे आप देख सकते हो जेनोसाइड का जो ये कन्वेंशन है 1948 का, इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में फुलफिल होने वाले 3 इंसिडेंट हमें मिलते हैं। पहला इंसिडेंट 1915 से 1920 के बीच में मास किलिंग हुई थी आर्मेनियंस की ऑटोमन टर्क्स के द्वारा, ठीक है। 1915 से 1920 के बीच में, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का टाइम हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम हो गया ये। उस टाइम पर ऑटोमन टर्की ने आर्मेनिया, जो कि पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पर बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसके अलावा लगभग 8 लाख
तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को मौत के घाट उतारा गया था हुतू कम्युनिटी के लोगों के द्वारा रवांडा में, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, कब? 1994 में। ये भी जेनोसाइड का ही पार्ट है। और तीसरा हो जाता है ये श्रेब्रेनिका मैसेक्री 1995। जब यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हो गया था ना, तब ये श्रेब्रेनिका वाले एरिया में जो मास किलिंग हुई थी वो बोस्नियन वॉर का ही पार्ट थी। मतलब इसमें भी बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा गया था एक साथ। और टारगेट क्या किया जाता है? पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोगों को। ये अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 इंसिडेंट तो ये हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे होती है बूचा वाले की, तो क्लियर हो जाएगा कि वाकई में ये क्या इंसिडेंट है, इसको वॉर क्राइम बोला जाएगा या जेनोसाइड बोला जाएगा। अब देखो रशिया की तरफ से तो वही स्टेटमेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने तो जेनोसाइड के नाम बोल दिया, बोला कि एक्शन लिया जाए प्रॉपर और सभी कंट्रीज़ को मिलकर के रशिया पे दबाव बनाने की ज़रूरत है और रशिया के अगेंस्ट में एक्शन लेने की ज़रूरत है। जबकि रशिया ने ये कहना है कि भाई हमारे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं हम उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, और ये कह सकते हैं ना कि मतलब जानबूझ करके एक फॉर्जरी की जा रही है हमारे खिलाफ में, चालसाजी है ये, इस तरीके से रशिया ने बोला है। तो ये जेनोसाइड का ये सेगमेंट हमें समझना था, वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। फिर फ्रंट पेज पे अगेन वही कि इंडिया ने देखो बूचा में जो किलिंग हुई है उनको कंडेम किया है, निंदा की है, और ये भी कहा है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोबिंग होनी चाहिए। तो ये अपने आप में इनडायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट में इंडिया ने पहला कदम उठाया है। पर उसके पीछे कारण क्या है? एविडेंसेस अवेलेबल है। यहाँ पर इंडिया के पास में स्पेस कम रह गया जहाँ ये कह सके कि जी नेगोशिएशंस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। बट इनोसेंट लोगों की जब डेथ हो जाए तो उस केस में फिर आप सपोर्ट नहीं कर सकते थे। इस केस में फिर इंडिया ने क्या बोल दिया जो आपको पता ही है कि हम इस किलिंग को कंडेम करते हैं और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये मीटिंग थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वो एड्रेस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। इसके आगे एक ये न्यूज़ है, यहाँ पर आप देखो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनको मिलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट में जो भी पिटिशंस लगी हुई हैं उनको अब हम सुनेंगे। 2018 में आप देख लो ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की। इस स्कीम के बारे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं बार बार यूपीएससी नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एक्यूरेट कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प कर देगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो एक तो ये, दूसरा अब ये हियरिंग अब क्यों की जा रही है जबकि पिटिशन तो बहुत सारी पहले से लग रही है। देखो एक तो क्या है, कोविड की वजह से ऑलरेडी केसेस का जो बर्डन था ना उसको मैनेज करने में इशू आ रहा था, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि अब हम सुन लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, पिटिशन जो भी हैं। दूसरा अभी लेटेस्ट केस है, एक एडवोकेट हैं, ठीक है, प्रशांत भूषण जी, उनका ये कहना है कि अभी लगभग 40 करोड़ रुपए के लगभग एक प्राइवेट कंपनी ने इलेक्शन के टाइम पे फंडिंग दे दी और अपने खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन से बच गई वो कंपनी। तो बोले इस तरीके की भी मिस यूजेस देखने को मिल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के, कि जो कंपनियां बिल्कुल गलत काम करती हैं वो जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट कर देती है और अपने खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देती। तो बोले इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात थी, बस ज़्यादा और कुछ खास नहीं है। जो काम की बात है वो मैंने आपको बता दी और आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे। इसके अलावा फिलीपींस ने देखो इंडिया से क्वेश्चन कर दिया जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक तरीके से माल फंक्शन होने की वजह से पाकिस्तान में जाके गिरना हुआ, ठीक है। तो ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल जो गई पाकिस्तान में, तो उसमें इंडिया से पूछा जा रहा है फिलीपींस से कि भाई ये क्या गड़बड़ हुई, कैसे नहीं, क्योंकि फिलीपींस ने लगभग यहाँ पर देखो लमसम $375 मिलियन की ये डील हुई है जिसमें इंडिया ब्रह्मोस का मतलब हो गया ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्को, इसका मतलब हो गया इंडिया और रशिया की कोलैबोरेशन बेस्ड ये डेवलप्ड मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, जिसमें इंडिया की तरफ से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और रशिया की तरफ से NPO मेसिनोस्त्रोएनिया, ठीक है, मेसिनोस्त्रोएनिया, ये इनका कोलैबोरेशन है। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये बनी है। तो अब करना क्या है आपको, ब्रह्मोस के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन गेन कर लेनी है,
ठीक है। क्रूज़ मिसाइल के बारे में भी वहाँ पर सेगमेंट आपको मिल जाएगा, क्रूज़ मिसाइल के बारे में भी आप समझ जाओगे। क्रूज़ मिसाइल में सिंपल सी बात है, हिट डायरेक्ट किया जाता है टारगेट को, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल में यूँ प्रोजेक्टाइल बनता है ऊपर जा करके, फिर नीचे जा करके हिट करती है, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, ये क्रूज़ मिसाइल हो गई। ओके, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है, यूरोपियन कमीशन जो है वो प्लान कर रहा है कि जो बड़ी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं उन पर जितना भी ग्लोबल टर्नओवर है उनका, उसका 0.1% सुपरवाइजरी फ़ी के तौर पे वो पे करेंगी। होता क्या है कि ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, जो कि डिजिटली ऑपरेट होती हैं, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इनका टर्नओवर होता है, तो इनकी नेट इनकम है, ग्लोबल एनुअल नेट इनकम, उसका 0.1% के तौर पे इन कंपनीज़ को अब से यूरोपियन कमीशन को देना होगा फ़ी के तौर पे। क्योंकि ये जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही ज़्यादा उनको सुपरवाइज़ करना, उनको मॉनिटर करना, उतना ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट और उतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी होगी, डिप्लॉयमेंट करने होते हैं, तो ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक रूल्स लाए जा रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े हो, इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, तो आपको मॉनिटर करना है, हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है, तो इसके लिए खर्चा आप ही उठाओगे। और वो खर्चा क्या है, जितना आपका ग्लोबल एनुअल नेट इनकम होगा उसका 0.1% आप दोगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इधर है, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके में भी अब देखो क्रिप्टो रूल्स लाए जा रहे हैं, जिससे कि क्रिप्टो करेंसीज़ को प्रॉपर मैनर में रेगुलेट किया जा सके। कारण क्या है, यूके भी खुद एक ग्लोबल हब बनना चाहता है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि कैसे रेगुलेट करते हैं, एसेट की तरह करते हैं, करेंसी की तरह करते हैं, या क्या करेंगे, क्योंकि ये रियलिटी तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कल हमने देखा था जिस तरीके से कि ड्रग्स की स्मगलिंग में क्रिप्टो करेंसीज़ का यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक रियलिटी। और साथ में इंडिया ने भी अपनी तरफ से इंटेंट शो कर रखा है कि अब से हम इसको एसेट के तौर पे कंसिडर करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ को, कि भाई आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहली चीज़ तो आपकी खुद की रिस्क पे कर रहे हो, कोई वहाँ पर सेफ्टी कोई नेट अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा ये कि अगर वहाँ पर कोई भी लेन देन आप कर रहे हो और उससे बेनिफिट गेन कर रहे हो तो आपके ऊपर फिर उसका टैक्स भी लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसके आगे अगर देखें तो इकोनॉमी पेज पे वैसे कुछ इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस इतना सा एक तो कि पेट्रोल डीजल इनके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 9.2 रुपये तक राइज़ हो गया है। इसके अलावा ट्विटर में अभी तक आप देख सकते हो एलन मस्क, ठीक है, टेस्ला या फिर स्पेस एक्स, इनमें जो मेन स्टेक होल्डर हैं उनका इन्वेस्टमेंट अभी ट्विटर में टोटल जितना वर्थ है उसका 9.2% तक हो गया। तो ऐसे में ट्विटर के बोर्ड में इनकी एंट्री हो गई है। अब ये इनका क्या रोल रहेगा वो बताया जा रहा है। इसके आगे ये बताया जा रहा है कि अभी इंडिया के द्वारा, जिसमें बिज़नेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी BSR, बिज़नेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने अपनी तरफ से 45 रिकमेंडेशंस दी थी मेटा को, मतलब फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी बन गई है सबकी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनकी, ठीक है। तो मेटा को ये कह दिया कि आपको 45 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी जा रही है जिनको आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो मेटा ने ये कह दिया जी हम 35 इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, स्क्रीनिंग, इन सब को अलाउ करेंगे। तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का जो सेगमेंट है उसमें क्या होता है कि जब एक यूज़र दूसरे यूज़र को डेटा या मैसेज सेंड करता है तो वो कोडिंग के बेसिस पे होता है, और उस कोड को, ये सेंड करने वाले कोड को रिसीवर ही रीड कर पाएगा, बाकी और कोई रीड नहीं कर पाते। तो बोले इस तरीके से सिक्योरिटी नेट भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये कुछ यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और ये जो बिज़नेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट लेकर के आया है। ये जो रिपोर्ट है ना जिसके बेसिस पे 45 रिकमेंडेशन दी गई है, ये बिज़नेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा ये इसी रिपोर्ट के तहत दी गई है, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, जिसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी मैंडेट है और ज़रूरत पड़े और ट्रांसपेरेंट मैनर में भी काम हो सके, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे बातें बताई हुई है। खैर पॉइंट हमारा एक ये है, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना भाई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कैसे भी करके अभी जो रेट्स हैं उनको रिटेन करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी कहीं ना कहीं मुश्किलों में। पर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, अभी बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। कल परसों नींबू के भाव थे 300-400 रुपये किलो के लगभग। अब आप देख लो फ्यूल के, आप जानते हो पेट्रोल डीजल कहाँ
स्काई रॉकेटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, एक इधर ये छोटा सा और है, प्रोजेक्ट क्यूपर। इसमें क्या है, अमेज़ॉन लगभग 83 रॉकेट्स लॉन्च करेगा और उनसे एक सैटेलाइट्स का नेटवर्क तैयार कर रहा है। उस नेटवर्क को डेवलप करने के लिए जो पूरा प्रोजेक्ट अमेज़ॉन के द्वारा तैयार किया जा रहा है, दैट इज़ प्रोजेक्ट क्यूपर, ठीक है, क्यूपर या जो भी पढ़ो यार आप, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये किसी गवर्नमेंट का नहीं है, अमेज़ॉन का है ये प्रोजेक्ट। कई बार पूछ लेते हैं ऐसी चीज़ें भी, ठीक है। तो देखो भाई, बात ऐसी है, मोटी मोटी जो चीज़ थी वो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। और वर्ल्ड पेज पे एक बार नज़र और डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाउस की जो प्रोसीडिंग्स थी उनके बारे में इंक्वायरी करनी शुरू कर दी है कि भाई ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया था इमरान खान के ख़िलाफ़, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, कैसे वहाँ पर स्पीकर ने इस मोशन को स्क्रैप कर दिया। ठीक है जी, बातचीत हो जाएगी। इधर आप देख सकते हो, रशिया के ख़िलाफ़ में कार्रवाई की डिमांड की जा रही है जेलेंस्की के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने ये कहा है कि भाई ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के इमरान खान ने जो बात कही है कि जी यहाँ पर यूएसए का रोल है, तो आर्मी कहती है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जहाँ पर यूएसए का कोई रोल आ रहा हो। इधर यहाँ पर बोला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथी देश जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कि भाई रशिया पे हमें नए सैंक्शंस, फ्रेश सैंक्शंस लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया अभी मास किलिंग पे भी उतर चुका है, तो वो बोला ठीक बात नहीं है, और नया इन्वेस्टमेंट करना तो दूर की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें बातें बताई। और श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई गई थी, 24 घंटे के अंदर अंदर ही इमरजेंसी विड्रॉ कर ली, ये चीज़ बताई जा रही है। चलिए ठीक है फिर। और शंघाई चाइना, वहाँ पर कोविड के केसेस 13,000 नए केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे एवरेज। तो देखो बात ऐसी है, मेन जो आर्टिकल्स थी, न्यूज़ थी, वो हमने देख लिया। कुछ और बचा हो तो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।